तो आज हम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल वाला किया था, मोशन इन प्लेन। ओके, ठीक है। तो वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क, तो वर्क का इंट्रो वैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वर्क वहां पे था हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्चुअल में वर्क क्या है? एक्चुअल में वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे समझते हैं इसको? कि सपोज करें कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स लगाया हमने, एफ फोर्स, ओके, और ये डिस्प्लेस हुआ डिस्टेंस डी, ये यहां पहुंचा। तो अब क्या होगा कि वर्क, इसके हम फोर्स के दो कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, क्योंकि जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन वाला लेना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस फोर्स को, उस डायरेक्शन वाले फोर्स को लेना है। तो यहाँ से अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा और यहाँ पे जाएगा एफ साइन थीटा। तो अब क्या होगा, वर्क हमारे पास हमको मिलेगा एफ कॉस थीटा, ओके, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब याद होगा आपको वेक्टर में कि कॉस थीटा हमने स्केलर वेक्टर के लिए लिया था, डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ डी कॉस थीटा, ओके, और वर्क इज इक्वल्स टू कॉस को रिमूव करके हमारे पास आ सकता है डॉट। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को डॉट प्रोडक्ट करके हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो हमारे पास ये जो वर्क होगा ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो वर्क हमारे पास एक्चुअली में क्या है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन बाय फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। हाँ, डायग्राम, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पे हमने एक थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई किया है, ओके। अब वर्क डन कब होगा? जब ये फोर्स उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मीन्स हमको जो फोर्स का कंपोनेंट है वो उस वाली डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस फोर्स को हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। ये थीटा था तो थीटा साइड वाला हम कॉस थीटा में लिखते हैं, तो एफ कॉस थीटा हो गया। उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला एफ साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट मिला हमको डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन में वो मिला हमको एफ कॉस थीटा। तो वर्क क्या है मेरे पास? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मिला हमको एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट डी। अब कॉस थीटा हमारे पास एक क्या है, उसमें वेक्टर में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो कॉस थीटा जो था, याद हो आपको कि ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड आता था कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको मैंने कॉस थीटा यहाँ पे लिखा एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा को रिमूव करके क्या लिख दिया? डॉट प्रोडक्ट, तो एफ डॉट डी, जिसकी वजह से हमारे पास जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी हो गई डॉट प्रोडक्ट की वजह से। तो वर्क एक्चुअली में क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको स्केलर प्रोडक्ट याद होगा, जब हमने ए डॉट बी किया था तो कॉस थीटा आया था। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कॉस थीटा को रिमूव करके डॉट प्रोडक्ट लिखा है, क्योंकि कॉस थीटा को रिमूव करेंगे तो इसको हम इस क्वांटिटी में लिख सकते हैं। तो एफ डॉट डी, मैंने इस क्वांटिटी को, ऐसे वाले को इसमें चेंज किया है एफ डॉट डी में। डॉट प्रोडक्ट है, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
एक्चुअली में डेफिनेशन यही है वर्क की कि वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस एंड यूनिट्स। वर्क हमारे पास एफ डॉट डी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर, जिसको हम 1 जूल भी बोलते हैं। तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा एक 1 जूल, जो एसआई यूनिट है वर्क डन की। ओके, मल्टीप्लाइंग एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो m, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और अपॉन में सेकंड। मीटर को हम लेंथ में डिनोट करते हैं और सेकंड्स को टाइम में, तो ये क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर L और सेकंड T का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट आई है। तो L, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो T की पावर को माइनस में ले लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन L T माइनस 2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स MLT माइनस 2। हमको चाहिए वर्क का, तो W इज इक्वल्स टू MLT माइनस 2, और डिस्टेंस क्या है, ये भी एक लेंथ है, तो इसको भी हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m, इसकी पावर 1 एंड इसकी पावर 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ML2T माइनस 2। क्या है ये, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ML2T माइनस 2। 1 जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास 1 जूल। इसको अच्छे से 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 जूल, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन। एंड एक रिलेशन है हमारे पास जूल एंड अर्ग में। जूल हमारे पास होता है 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये एक MKS यूनिट है और ये CGS यूनिट है। MKS यूनिट 1 जूल, 1 न्यूटन को हम CGS यूनिट में लिखते हैं 10 टू द पावर 5 डायन। ओके, और मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। ओके, तो मीन्स 1 जूल इज इक्वल्स टू हो सकता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। एक MKS यूनिट है और एक CGS यूनिट है। जूल एंड अर्ग, जूल एक MKS यूनिट है वर्क की ही, और ये अदर यूनिट CGS यूनिट है वर्क की। ये न्यूटन है, न्यूटन जो MKS यूनिट है फोर्स की, और ये CGS यूनिट है फोर्स की। 1 मीटर MKS यूनिट उसकी लेंथ की, और ये हो गया सेंटीमीटर CGS यूनिट में। तो ये MKS यूनिट थी और इसको हमने CGS यूनिट में बदला है। तो वर्क की 1 जूल किस में हो जाएगा, 10 टू द पावर 7 अर्ग, MKS टू CGS। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है एंड जीरो भी है। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा एंड जीरो। तो नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन,
फर्स्ट पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क के लिए जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसमें फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस होके यहां आ गया। ओके, मीन्स फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास वर्क डन आएगा पॉजिटिव। कैसे आएगा ये भी देखें, क्योंकि वर्क होता है हमारे पास F डॉट S, मीन्स वर्क इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा। S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, पहले मैंने D लिखा था डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखेंगे दोनों पैरेलल वेक्टर्स बन रहे हैं, दोनों पैरेलल वेक्टर्स बन रहे हैं मीन्स दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। ओके, अब वर्क इज इक्वल्स टू Fs cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1, तो वर्क यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव वर्क, Fs पॉजिटिव में आया तो वर्क होगा यहाँ पर पॉजिटिव। जब फोर्स भी सेम डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा हो तो उस टाइम पे वर्क हमारे पास पॉजिटिव आएगा और एंगल बनेगा 0 डिग्री। सेकंड हमारे पास नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क कब होगा कि अब आप ये रखा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है एंड जो फोर्स लग रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसको आप समझे तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है रिस्ट्रिक्ट करता है मोशन को, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपोजिट साइड लगेगा और जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो इस साइड होगा। मींस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल वो बनेगा 180 डिग्री। फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल बना 180 डिग्री। अब आपको पता है वर्क इज इक्वल्स टू Fs cos आ जाएगा 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो इस कंडीशन में वर्क हमारे पास क्या हो गया नेगेटिव वर्क डन। ओके, एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जो क्या करता है अपने मोशन को अपोज करेगा, तो फोर्स इस साइड लगेगा, मोशन होगा दूसरे डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री बनेगा जो कि वर्क हमको देगा नेगेटिव वर्क। तो माइनस में तो पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। -1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 का, Fs माइनस में आ गया -Fs फोर्स इंटू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। cos 180 की वैल्यू -1 एंड -1 की मल्टीप्लाई की हमने Fs से तो -Fs। तो नेक्स्ट है हमारे पास 0 वर्क, इंपॉर्टेंट है, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं। 0 वर्क, जीरो वर्क कब होगा, अब सपोज करें आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स आपने इस पे अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया बट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुआ तो मीन्स d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा F d cos थीटा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट 0 तो मीन्स पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, वर्क हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज पे, जैसे ये वॉल है मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं बट ये यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगी, तो इस कंडीशन में भी वर्क क्या होगा हमारे पास 0। फोर्स अप्लाई हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कि अब फोर्स ही अप्लाई ना करें, जब फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, तो वर्क इज इक्वल्स टू अपने आप ही 0 हो जाएगा वो। तो वर्क अगर फोर्स ही नहीं अप्लाई किया तो पूरी वैल्यू 0, तो वर्क हो जाएगा 0। एक मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हमने फोर्स भी अप्लाई किया है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, लेकिन तब भी वर्क हमारे पास 0 आ रहा है। वो कंडीशन कब होती है कि जब cos थीटा
90 डिग्री हो जाए, cos थीटा 90 डिग्री मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे अगर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है मीन्स mg या वेट लग रहा है और ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है इस साइड, जैसा कि कुली वर्क लोड लेके जाता है तो जो उसका वेट जो उसने लोड ले रखा है उसका वेट तो होता है mg डाउनवर्ड और उसको वो लेके जा रहा होता है ऐसा, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है और लोड है, लोड का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, तो भी दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री और cos 90 हो जाता है 0। तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा, एफ डी cos थीटा। तो वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी cos 90 और वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी 0 मीन्स वर्क इज इक्वल्स टू 0। और क्या ले सकते हैं हम इसके लिए, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए आप, तो ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन कर रहा है, अब उसकी आप डायरेक्शन देखेंगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ, और जो वो मोशन कर रहा है उसके लिए जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ओके और डिस्प्लेसमेंट वो ऐसा कर रहा है, उसकी डायरेक्शन देखिए तो टेंजेंशियल डायरेक्शन जो हमेशा टेंजेंट क्या टुवर्ड्स होगी, तो टेंजेंट और फोर्स में जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारे पास 90 डिग्री और 90 डिग्री पे cos 90 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। अगर आप मतलब मोशन आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस टाइम पे भी वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री, तो वर्क हो जाएगा हमारे पास उस केस में भी 0। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हमने लास्ट टाइम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो अगर हम सर्कुलर मोशन, ये ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं किसी भी पॉइंट पे तो वो क्या टेंजेंट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें डायरेक्शन मिलेगी हर एक पॉइंट पे। अब टेंजेंट से फोर्स के बीच में, अब सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स कौन सा चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, और हमारे पास एंगल किसके बीच का है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देखना है। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टेंजेंट बता रहा है जो हमेशा 90 डिग्री पे होता है और फोर्स हमारे पास सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर है, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री और cos 90 क्या हो जाएगा 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो इस कंडीशन में भी वर्क डन क्या होगा हमारे पास 0, ओके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन फोर्स, एक बॉक्स है जिसपे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो डिस्प्लेस्ड होता है कितना 4 मीटर, हमको वर्क डन चाहिए अप्लाइड द फोर्स, जिस साइड हम अप्लाइड कर रहे हैं फोर्स उसके उसी डायरेक्शन में वर्क डन अप्लाइड द फोर्स, और नेक्स्ट वर्क डन चाहिए हमको उसका रेसिस्टिंग फोर्स जो उसको रेसिस्ट कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक में नहीं है आपके क्वेश्चन, ये मैं एग्जाम्पल के लिए करा रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बॉक्स है जिसे पुश कर रहे हैं हम और वो 4 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ है और फोर्स उस पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन बताना है अप्लाइड द फोर्स, मींस जिस साइड हमने फोर्स को अप्लाइड किया उसी साइड वो डिस्प्लेस्ड हुआ हो, ओके। और दूसरा बताना है रेसिस्टिंग द फोर्स, मतलब कि ये जो बॉक्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा था उसको रेसिस्ट कर रहा हो फोर्स, एक मतलब उसको अपोज कर रहा हो फोर्स, उस टाइम पे वर्क डन क्या होगा, तो दो कंडीशंस में वर्क डन चाहिए, वर्क डन अप्लाइड द फोर्स, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, जब हमारे पास अप्लाइड द फोर्स,
मीन्स सेम डायरेक्शन में। हमने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया एफ, और जो बॉक्स था वो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुआ। ओके तो उस टाइम पे वर्क हो जाएगा मेरे पास, फोर्स है मेरे पास 100 एंड डिस्प्लेसमेंट है 4, और थीटा क्या बनेगा, cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, मीन्स वर्क हो जाएगा हमारे पास 400 जूल। नेक्स्ट कि अपोज, जो रेसिस्ट कर रहा हो उस फोर्स को, तो मीन्स अपोज कर रहा हो उस डिस्प्लेसमेंट को, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा। अब जो रेसिस्ट कर रहा होगा वो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मीन्स उस टाइम में डायरेक्शन वर्क डन हमारे पास क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा, एफ फोर्स हमारे पास सेम 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 4 एंड एंगल बनेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू -1, 400 -1, तो ये हो जाएगा -400 जूल। बात समझ आ गया ना कि रेसिस्टिंग फोर्स जो उसको अपोज कर रहा होगा उस डायरेक्शन में माइनस में वर्क डन आ जाएगा, और जो अप्लाइड द फोर्स जिस साइड में हम अप्लाइड कर रहे हैं और उसी साइड उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव। ओके नेक्स्ट है आपके पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स है तो आपके पास वर्क डन क्या होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वर्क का जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कुछ ऐसा होगा। आपको इंटीग्रेशन पता है, तो ये हमारे पास वर्क डन है, सॉरी वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। ओके छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ऐसा डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे, एक स्ट्रिप का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ओके और एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करके हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास पूरे ग्राफ का वर्क डन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क को हम इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक, जो भी हमारे पास, अगर ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। ओके तो ये हो जाता है हमारे पास एफ डी एक्स लिमिट ए से बी तक। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, अगर आपको पता हो तो, ये मतलब स्टार्टिंग में था। इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, अगर हमें छोटा सा पार्ट पता है तो उसे हम इंटीग्रेट करके पूरे पार्ट का एरिया, ये जो भी कुछ निकालना है हम उसको निकाल लेते हैं लिमिट्स पुट करके कि कहां से कहां तक हमको उसको यूज करना है। इसके अंदर एक फॉर्मूला है आपको इंटीग्रेशन का, वो आपको लर्न रखना है। वैसे तो आपके पास बुक में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सारे लर्न करने हैं। 12th में इंटीग्रेशन भी होगा, मैथ्स में। तो इंटीग्रेशन का अभी जो हमें यूज करने वाला फॉर्मूला है वो ये है, एक x कोई कांस्टेंट हो, उसकी कोई पार, तो हम उसको सॉल्यूशन करेंगे कैसे, x की जो पार है उसमें n+1 एक पार a1 ऐड करेंगे, और जो पार थी उसको सीधा का सीधा नीचे लिखेंगे। ये बहुत यूज होगा, इस फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है, ये इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब वेरिएबल फोर्स होगा तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, या फिर उसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस स्ट्रिप का PQRS क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल लें, PQRS स्ट्रिप का एक्स ए से एक्स बी तक, मैं इसका क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तब शायद ज्यादा क्लियर होगा। तो PQRS इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लें, ओके तो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल बात कि अगर वेरिएबल फोर्स है
और आपको ग्राफ गिवन है तो सिंपल आपको पूरे ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करके आपके पास वर्क डन मिल जाएगा आपको। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स is equal to area of force and displacement curve। सिंपल बात कि जो भी आपको कर्व गिवन है उसका आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, आपको वर्क डन मिल जाएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का अगर आपके पास कर्व है, मैं भी आपको इसको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 6.5 है आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है आपके पास। ग्राफ गिवन है आपको, ऐसा कुछ ग्राफ गिवन है जिसमें ये फोर्स एंड ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ये 10 मीटर, 20 मीटर एंड 50 एंड ये 100 न्यूटन फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में। ओके अब इसका आपको वर्क क्वेश्चन आपका गिवन है पूरा कंप्लीटली। ए वुमन पुशेस अ ट्रक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म which has a rough surface. She applies a force 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है over the distance of 10 meter. Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduce linearly with the distance of 50 न्यूटन। सॉरी ये 50 न्यूटन तक है, जो उसका फोर्स है वो 50 न्यूटन तक रिड्यूस हो जाता है ये। ओके 50 न्यूटन। The total distance through which the trunk has been moved is 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 10 से वो 20 न्यूटन तक कवर कर लेती है। 20 न्यूटन। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड फ्रिक्शनल फोर्स which by the woman and the frictional force, calculate the work done by the force over the 20 न्यूटन। तो आपको हमको फाइंड आउट करना वर्क डन बाय द वुमेन कि वुमेन ने कितना वर्क डन किया है। इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 0 से स्टार्ट हुआ है और इतना इस वाले का रेक्टेंगल का एरिया एंड देन इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो फर्स्ट हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ, एरिया वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया बिटवीन कर्व ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एरिया निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ए बी ई एफ प्लस एरिया हो जाएगा हमारे पास बी सी डी ई। ओके अब ये जो एरिया है ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको, रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा L इंटू बी मीन्स 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 प्लस ये ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ, जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं मीन्स बी ई प्लस सी डी इंटू हाइट, हाइट है हमारे पास ई डी, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस हाफ, दोनों को ये वाला डिस्टेंस होगा हमारे पास 100 और ये है 50, तो 100 प्लस 50 इंटू ई डी 10, तो आएगा हमारे पास क्या, इसको हम इससे कैंसिल कर देते हैं 5, तो 1000 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 150 इंटू 5, तो 1000 प्लस 150 इंटू 5 750 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1750 जूल।
ये आएगा हमारे पास वर्क डन, जो इस ग्राफ में, इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करके आया है।